साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आपने सीएसआईआर नेट का आंसर की मिला लिया होगा और बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि अब हमें अगर फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो हमको जिस तरीके से आपका सीएसआईआर डीबीटी एग्जाम मर्ज हुआ है तो हमें किस तरीके से उस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसी के संदर्भ में जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस किया तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे देखने को मिला, जो मुझे बहुत ही कह सकते हैं कि मेरे लिए उतना आश्चर्य तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगा कि आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकें। क्योंकि जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैंने कई बार मैंने डीबीटी का एग्जाम, आईसीएमआर का एग्जाम, बहुत सारे मैंने एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं उनको मैंने एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व कराया है। यानी उनका रेफरेंस जो मैंने दिया है वो मैंने आपको बहुत ब्रॉड बुक में ना जाते हुए मैंने हमेशा बोला कि भैया एनसीईआरटी की बुक को आप जरूर पढ़िए। तो पर्टिकुलर जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर का जो आपका कह सकते हैं कि आपका जो जून 2026 का जब ये क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किया तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एनसीईआरटी जो आपकी कह सकते हैं कि बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी वहाँ से पूछा गया है। और खास तौर से बच्चे जानते हैं और मैंने जो हमारे बच्चे प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं उनको पता है कि जो आपकी एनसीईआरटी की एक बुक जो बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सभी ने बहुत पढ़ी है, लेकिन उसके अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट बुक होती है जिसको हम बायोटेक बुक कहते हैं। अगर हम इन दोनों ही बुक का समावेश कर दें तो क्या इन दोनों ही बुक से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर जून 2026 में पूछे गए। और एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि क्या जो हम अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे उसमें हमें साइमल्टेनियस हमको एनसीईआरटी बुक क्या पढ़नी है। तो मेरा जो हमेशा से ही आंसर रहता है कि भैया एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़िए। जो टॉपिक्स आपको ब्रॉड लेवल पे, जैसे कहने का अर्थ ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एक रेप्लिकेशन टॉपिक है, वो रेप्लिकेशन ऐसा तो है नहीं कि नीट वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो रेप्लिकेशन का जब आप बेस स्टार्ट करिए तो आप उसको सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़िए। क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि भाई सबसे पहले आप कम से कम वो तो जानो कि जो एक नीट वाला बच्चा जान रहा है। अगर आपने बहुत बड़ी बुक पढ़ के आप फ्रस्ट्रेट हो जाए तो उससे क्या फायदा है। कम से कम अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयार करिए। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने मेरे चैनल पर अगर आप आते हैं तो आपको एनसीईआरटी का पूरा बेस्ड कंटेंट मिलेगा, जिसमें हमने डीबीटी एग्जाम को जब प्रिपरेशन कराया, हमने जब आईसीएमआर को प्रिपरेशन कराया, इवन सीएसआईआर के भी जो हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का रेफरेंसेस हमने आपको एनसीईआरटी की बुक से दिया है। अब अगर हम पर्टिकुलर इस एग्जाम की बात करते हैं जो कि मैं भी आपको लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लगभग लगभग आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि लगभग 50 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी की बुक से फ्रेम किया गया है। अब चूंकि आपको पता है कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए लगभग जिस तरीके से कट ऑफ हाई जा रही है, और अगर हम सेफ साइड माने 120 और 130 नंबर चाहिए होता है। ठीक है, अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपको 120 या 130 नंबर का आप टारगेट कर रहे हैं और 50 नंबर अगर आपसे कह दिया जाए कि हाँ भैया अगर आप एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ लीजिए, जिसमें आप जानते ही हैं कि एनसीईआरटी की अगर मैं बात करता हूं तो यही आपकी 4 मुख्य बुक है, जिसमें से 11th-12th में आपने ये वाली बुक जरूर पढ़ी होगी। इसके बाद अभी जब आपकी रिसेंट टेक्निक एडवांस हुई है तो 2016-17-18 के बाद बायोटेक को भी लॉन्च किया गया और यहाँ पे भी 2 बुक आपकी अवेलेबल है। और खास तौर से डीबीटी इस बुक से बहुत क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, मतलब अपना जो 2000 डीबीटी का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बायोटेक की बुक से बहुत आधारित होता है। ठीक है, तो अगर इस 4 बुक को हम समावेश कर दें और इसको पढ़ने से अगर हमारे कम से कम 50-60 नंबर का काम हो जा रहा है तो इसमें हमारा लॉस क्या है। कोई लॉस नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो इसी वजह से आपको मेरा सजेशन हमेशा से रहता है, क्योंकि कल को अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, कल को आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, साइंटिस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपका कह सकते हैं कि लगभग 50-60% काम आपका आसान हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी बुक को रीड कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ऑलवेज सजेशन है कि भैया हमेशा आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। अब मैं आपको इन्हीं 4 बुक्स का रेफरेंस मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, और इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जान के बहुत ही ज्यादा हैरानी होने वाली है कि इस बार जो आपका जून 2026 में पेपर कंडक्ट किया गया है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया गया है या उसका जो कह सकते हैं एग्जाम्पल था उस बुक में, वहां से क्वेश्चन और सीधा सीधा मतलब एनसीईआरटी की बुक को उठा के यहाँ पे फ्रेम कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसको जानने के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि आपको अवेयर होना होगा अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सामने वाले को भी आपको रीड करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अब CSIR DBT मर्ज हो गया तो हम बहुत परेशान हो गए, हम ये वाली बुक भी पढ़ रहे हैं, हम वो वाली बुक भी पढ़ रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। एक स्मार्ट स्टडी करनी होगी और सामने वाले को देखना होगा कि भैया वो क्वेश्चन ला कहाँ से रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आसमान से क्वेश्चन जनरेट कर दे रहा है, लाएगा तो वो बायोलॉजी से ही लाएगा। तो क्या उसका रेफरेंस हमें एक बेसिक एनसीईआरटी की बुक में मिल रहा है? तो उसका जवाब है हाँ। लगभग आपके 50 से 60 नंबर का जो पेपर है वो आपका आईसीएमआर कह सकते हैं, चाहे वो डीबीटी हो चाहे वो सीएसआईआर हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। और जून 2026 में, जो कि मैं भी आपको गिनाने जा रहा हूँ, लगभग 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, लाइन से सारे क्वेश्चन है। ये आपका जून 2026 का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये आपका 17 तारीख को एग्जाम कंडक्ट हुआ, लाइफ साइंस की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 8851 है। ये आपका पार्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया। और जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो मेरा दिमाग क्लिक किया कि यार ये तो हमने क्लास 12th की कह सकते हैं कि हमने जब वहां पे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे हमने बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल सही बात। और एक चीज यहाँ पे और नोट करते हुए चलिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन सीएसआईआर में पार्ट ए में आज तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, उसका रीजन केवल इतना है कि अब जो आपका पैटर्न है वो चेंज हो गया है, जो कि इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे इनके सिलेबस में मेंशन है। और इसका पर्टिकुलर एक वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जहां पे मैंने एक वीडियो भी रिसेंट में बनाया था कि भैया पार्ट ए का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले पार्ट ए में आपके रीजनिंग क्वेश्चंस आते थे, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो भाई उन्होंने चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया तो ये बॉयल्स लॉ ला रहे हैं। अब जब ये बॉयल्स लॉ ला रहे हैं तो इन्होंने उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। और आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप क्लास 12th की एनसीईआरटी उठाएंगे, जब आप अपने 11 12th के दिन को याद करेंगे ना, तो आपको वहां पे एक डायग्राम याद आएगा, जहां पे एनसीईआरटी की बुक में ये एक डायग्राम बना हुआ है, जहां पे ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ है। और 3 लाइन ऐसे आपको दी गई है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर कम है। अगर हम इसको ऐसे मानते हुए चले, जो कि यहाँ पे ऐसे दिया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राफ आपको दे दिया गया है आइसोथर्मल कंडीशन के हिसाब से T3 T2 और T1। अब यही ग्राफ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। प्रेशर है, बार के फॉर्म में दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है आपको डीएम के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी के फॉर्म में ये आपको दिया गया है। अब चूंकि अगर इसका इधर वाला 200 है, ये 400 है, ये 600 है, तो इसका मतलब कि जो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर जो आपका बनेगा, अगर मैं हाईएस्ट टेम्परेचर की मैं बात करता हूं, तो हाईएस्ट टेम्परेचर आपका इस वाले का होगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? T1 का होगा, फिर T2 का होगा और फिर T3 का होगा। तो यानी कि अगर आप इसको पकड़ना चाहें तो आपको सेकंड ऑप्शन में आपको रखा हुआ मिल जाएगा। T1 सबसे ज्यादा होगा, T2 सबसे उससे कम होगा और T3 जो होगा वो आपका सबसे कम होगा। आप यहाँ पे देखना चाहें, अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे 600, 400 और 200 के फॉर्म में अगर आप पुट कर दें, तो ये आपका 600 हो जाएगा, ये आपका 400 हो जाएगा और ये आपका 200 हो जाएगा। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी के बेस्ड पर ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका डिजाइन किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आईडी आपकी 8851 है और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन है, और ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई, सीधा बायल्स लॉ से, सीधा केमिस्ट्री के डायग्राम से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया T1 T2 T3 के फॉर्म में। अब अगर हम इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना शुरू किया तो मेरे को लगा कि यार ये भी तो चीज मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी है। अब वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको एक चैप्टर देखने को मिलता है, जहां पे हम इकोलॉजी पढ़ते हैं। इकोलॉजी में आपका एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड द पॉपुलेशन, और वहां पर ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है और सीधा इसी डायग्राम को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देख लीजिए, इमिग्रेशन, नेटैलिटी, इमिग्रेशन, मॉर्टेलिटी। अब देख लो यहाँ पे मॉर्टेलिटी माइनस माइनस प्लस प्लस और बीच में एन बना दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि भैया एन क्या है? तो एन जो है वो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, और एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सोच लीजिए आपका सीधा 2 नंबर का काम हो गया। आपके एनसीईआरटी की बुक, यानी कि आपने जो इकोलॉजी पढ़ी थी, वहां से सीधा क्वेश्चन को उठाया और ले जाके वहां पे उसने फ्रेम कर दिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद अगर हम पार्ट बी में आते हैं, अब देखते जाइए कितने क्वेश्चन में लाइन से आपको एनसीईआरटी की लाइन से दिखाने वाला हूं कि आपका आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। अब लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व पे आते हैं तो ये भी आपको इकोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिया गया है dn/dt rn माइनस kn माइनस n। ये आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का।
ठीक है, ये देख लीजिए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का ये आपका डिस्क्राइब करने वाला ये आपका फॉर्मूला है dn/dt Rn k माइनस एन। तो ये आपका 1 माइनस एन के एन के माइनस एन अपॉन के होता है। तो यही आपका फॉर्मूला जो है वो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, यानी कि 4589 089 04, ये आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको ऑप्शन में रखा हुआ है। अभी हम कंसेप्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, जस्ट फॉर ये आपका एक आई ओपनर है कि हाँ भैया एनसीईआरटी की बुक से सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो भी सीएसआईआर के एग्जाम में। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपके सेक्शन बी यानी कि ये आपके पार्ट बी के क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि विच सेल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द हिपैरिन इन द ह्यूमन। अब सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ हिपैरिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसका भी रेफरेंस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। जब आप ब्लड चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पे जब आप डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं, तो डब्ल्यूबीसी जब आप पढ़ते पढ़ते आते हैं तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामाइन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन। अब यहीं पर आपका आंसर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे आपसे हिपैरिन पूछा था तो ये आपका बेसोफिलिक मास्ट सेल हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके बाद अगर हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए, अपटेक ऑफ द सोडियम एंड कैल्शियम आयन इनटू द प्लांट वैक्यूल फ्रॉम द साइटोसोल आर कैरीड आउट बाय। अब ये कैसे कैरीड आउट होता है, हालांकि ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, बट इसका भी रेफरेंस आपको एनसीईआरटी की बायोटेक की बुक में मिलेगा, जहां पे ये मैंने आपको लगा दिया है कि इफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ टू मॉलिक्यूल इन द अपोजिट डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम बाय सोडियम कैल्शियम एंटीपोल्टर, यानी कि तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल था वहां से क्वेश्चन उठाया है। तो यानी कि सोडियम कैल्शियम का यहाँ पे बात किया है, और ये आपका प्रोटॉन एंटीपोल्टर एक ही ऑप्शन में रखा हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये प्रॉपर रेफरेंस के साथ लगाया है। अगर आप जाके देखना चाहें तो जो आपकी मैंने ये वाली बुक दिखाई ना, ये जो बायोटेक वाली बुक है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, ये वाली जो बायोटेक्नोलॉजी की एक्सक्लूसिव बुक है, इसमें आप जाइएगा और यहाँ पे आपको एक सेल, जो ये चैप्टर का नाम यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, अगर आप देखना चाहें तो ये आपका सेलुलर ऑर्गेनेल्स में मिलेगा, पेज नंबर 29 पे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाई वो तो कोई और भी एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, क्या एंटीपोल्टर में केवल सोडियम और कैल्शियम ही होता है। लेकिन समझिए कहाँ से क्वेश्चन डराइव कर रहे हैं, कि उस पर्टिकुलर बुक को उठा के उसको एज अ रिप्रेजेंटेटिव मान के वो क्वेश्चन बना रहे हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो था ये बच्चों को बहुत परेशान किया। अभी तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत परेशान हुए कि ह्यूमन हार्ट डेवलप होता है कैसे। अब इसमें चूंकि उन्होंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन देके भी आपका कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ब्रेन से भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन इसका भी आंसर आपके एनसीईआरटी में छुपा है। अब एनसीईआरटी में जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हार्ट जो है वो आपका मीजोडर्मल ऑर्गन है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो हार्ट मीजोडर्मल हो गया, यानी कि आपके रिमेनिंग ऑप्शन जो होंगे वो पहला ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब मीजोडर्मल है और पूछ रहा है कि आफ्टर ब्रेन डेवलपमेंट या लंग डेवलपमेंट तो नहीं होगा, ठीक है, या 18 से 19 पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डे। अब चूंकि जब इसको पढ़ते हैं ना, जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखिएगा वहां पे फीटस के डेवलपमेंट को बताया गया है। अब इसको पूरी पैराग्राफ को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिए कि फाइंड इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। यहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है, 1 महीने के बाद। अब यहीं पर देख लीजिए, मीजोडर्मल आपको पता चल गया, डे की बात कर रहा है, तो 18 से 19 पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के। अब चूंकि भाई यहाँ पे देखो, अब इतना तो सिंपल नहीं करेगा कि आपको पूरा लाइन दे देगा, लेकिन अगर आपने यहाँ से पढ़ा कि भैया 1 महीने के बाद हमारा हार्ट बन रहा है, तो 18 से 19 दिन के आंसर नहीं लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। तो यानी कि जो इसका आंसर बनेगा वो आपका मीजोडर्म बनेगा, और 18 से 19 पोस्ट फर्टिलाइजेशन डे के बाद हम इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से आया। अब आप इसमें ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपको मीजोडर्म का रेफरेंस नहीं मिल रहा है, आपको 1 मंथ का रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो आपको ये 1 मंथ का रेफरेंस कहाँ से आया है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी किस किस महीने में क्या क्या ऑर्गन्स फीटस के डेवलप होते हैं वो भी आपको इस पैराग्राफ से देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 54। समझ में आ रही है बात, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़िए। अब
आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन को भी जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये भी जो मेंडल का क्वेश्चन है, अगर हम देखें कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट अबाउट द सक्सेस ऑफ द मेंडल्स इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट विद ट्रू ब्रीडिंग प्ली प्लांट। अब चूंकि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, अगर आप किसी भी एक अच्छे टीचर से आप बेसिक जेनेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो वो हम लोग हमेशा यही बात करते हैं कि हाँ भैया, मेंडल ने क्यों जो उन्होंने पी प्लांट को लिया था उसका रीजन क्या था और उनके सक्सेस होने का क्या रीजन था। ठीक है, तो जब हम उनकी चर्चा करते हैं तो बहुत ही बेसिक पॉइंट में ये दोनों ही पॉइंट कवर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए अगर मैं दिखाना चाहूं, तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में आते हैं, अगर आप बेसिक एनसीईआरटी की बुक में आते हैं, तो आप ये मेंडल का पूरा जब चीजें पढ़ते हैं तो ये देख लीजिए कि मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट आर मैनिस्टेड टू द टू अपोजिट ट्रेट, यानी कि दो अपोजिट ट्रेट पर इन्होंने काम किया, यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब देखिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इन्होंने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड को लिया था, यानी कि इन्होंने कुछ मैथमेटिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया था, जो और यही एक रीजन भी था कि जब मेंडल उस टाइम पर जब उन्होंने रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करना चाहा, तो उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आया। बाद में लगभग इनके मृत्यु के पश्चात जो था वो इसको रिनोवेट किया गया, रिनोवेट नहीं कहेंगे, मतलब इसको रीडिस्कवर किया गया। ठीक है, तब इनका आर्टिकल जो था वो वहाँ पे पब्लिश हुआ। अब चूंकि जब इनके आप बहुत सारी चीज़ों को आप इसको पढ़ते जाएंगे, तो इन्होंने बहुत सारा जो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा कि मेंडल ने यहाँ पे पाइसम सटाइवम पे काम किया था, इन्होंने क्या क्यों इसको सेलेक्ट किया था, 7 करेक्टर को लिया था, सेल्फ पॉलिनेटिंग था, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर था, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, और इन्होंने डेटा जो था ये आपका कलेक्ट किया था। अब ये देख लीजिए यहाँ पर, ड्यूरिंग द मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड किया गया था। अब यहीं पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ही स्टडी कॉम्प्लेक्स ट्रेट साइमल्टेनियसली विद सिस्टमैटिक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड उन्होंने लिया था, लेकिन इन्होंने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लिया था और साथ में इन्होंने स्टैटिस्टिक, यानी कि उस टाइम पर बायोलॉजी में मैथ का प्रयोग करना। अगर आप बहुत ही सिंपल भाषा में समझना चाहें कि भाई बायोलॉजी में तो कौन सोचेगा कि भैया हम इसमें गणित का उपयोग कर सकते हैं, तो इन्होंने गणित का उपयोग किया जब आप इसका क्रॉसेस पढ़ते हैं जब आप। ठीक है, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका कह सकते हैं कि आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी जो है ये आपकी 871 है, उसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 4th बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको रेफरेंस मैंने आपको एनसीईआरटी की बुक से दे दिया, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी देखते जाइए, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको काउंट कराऊंगा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी जो आया था ये भी आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, करेक्ट टेक्सोनॉमिक ऑर्डर लगाना था। ये भी जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपका किंगडम होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका किंगडम होता है तो आप किंगडम को सजा लीजिए। सबसे नीचे आपकी फैमिली होगी, बीच में आपका ऑर्डर क्लास आ जाएगा और यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा। ये यही आपका पूरा रेफरेंस पूछा गया था। थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड पे पूछा गया, ये भी आपका कह सकते हैं एनसीईआरटी पे रेफरेंस था। आपका 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको करेक्ट आंसर पहचानने हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। अब इसको भी पढ़ना चाहो, अगर आप इकोलॉजी इवोल्यूशन पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की लाइन मेंशन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, ये मेरा ट्रू हो गया। इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बनेगा वो दिया गया है, पिरामिड ऑफ बायोमास की जब हम बात करते हैं तो वो जनरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलवेज अपराइट नहीं होगा। ठीक है, ये जहाँ पे ऑलवेज इन्वर्टेड दे दिया गया है तो ये नहीं होता है। तो इसका जो आपका बनता है कि आपका जो पिरामिड जो होगा, जो आपका यहाँ पे पिरामिड होता है, बायोमास जो होता है या नंबर की हम बात करते हैं, तो वो मे बी इन्वर्टेड हो सकता है। यानी कि उन्होंने जनरली एनसीईआरटी में वर्ड इस्तेमाल किया है, यहाँ पे उन्होंने मे बी कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि ए एंड बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आईडी जो है ये आपकी 8908 है और फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि बहुत दूर तक अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपने केवल नीट की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के गए थे तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद, और ये बता रहा हूं मैं, ये चीज पे बहुत ही कह सकते हैं कि पहली बार कोई व्यक्ति है जो इस बात को रिवील कर रहा है कि आपका जो सीएसआईआर का पेपर है वो आपके एनसीईआरटी की बुक से फ्रेम हुआ है या आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। मैं आपको 50 बुक से भटकने को नहीं, एक सिंपल बुक बता रहा हूं कि भैया जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट कर दी है वो तो आप करेंगे ही, आप चाहे जिस भी टीचर से पढ़िए, आप उनके कॉन्सेप्ट को लीजिए, आप उनके सब कुछ को लीजिए, लेकिन आप बेसिक एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड करिए। ठीक है,
ये हो जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना था। अब इसका भी जो है ये आपके जब बायोटेक की बुक में आप जाते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, ये मैंने पूरा कवर किया है। अब आप देख लीजिए, पहले तो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद कैपिंग होगा, कैपिंग के साथ आपका टेलिंग भी हो जाता है, और कैपिंग के बाद आपका स्प्लाइसिंग होता है। तो यानी कि सबसे पहले मुझे कैपिंग करना है, तो सी को मुझे पहले करना होगा, ए को मुझे बाद में करना होगा, CABD ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बी में मैं इसको माइग्रेशन करा लूंगा, डिग्रेडेशन मुझे लास्ट में करना होगा, सेकंड ऑप्शन हो गया। ये भी जो आपका आंसर हो गया ये आपका सेकंड हो गया। और हमने कहां से इसका आंसर बनाया, हमने केवल एनसीईआरटी बुक को पढ़ा, जो हमारे सर ने पढ़ाया, जो हमारे सर ने सजेस्ट किया, उतनी ही बातों को हम पढ़ के गए और हमने एग्जाम में अपना आंसर कर लिया। ठीक है, बिना किसी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड किए हुए। तो कहने का अर्थ ये है भैया कि जो टॉपिक आपके ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी आप समझो ना भाई। अगर आप एक CSIR JRF की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम पहले आप मान लो, जैसे रेप्लिकेशन है, अब रेप्लिकेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है, रेस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गई, ठीक है, लैक ओपेरॉन हो गया। क्या ये टॉपिक एक नीट का बच्चा नहीं पढ़ रहा है? नीट का बच्चा भी तो पढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये कार्य करना होगा कि भैया पहले आप उतनी नॉलेज तो गेन कर लो कि जो एक नीट वाले बच्चे को आती है, ठीक है, जो नीट का बच्चा एंट्रेंस देने जा रहा है। और ये वहीं का मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए आप जो भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको बड़ी बुक से नहीं पढ़ना है, बड़ी बुक तो आपको पढ़ना ही है, आपको लॉडिस भी पढ़ना है, आपको लेलिंजर भी पढ़ना है, आपको वॉटसन भी पढ़ना है, या अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं आप उनकी भी बुक पढ़िए। लेकिन साइमल्टेनियसली जो टॉपिक आपके ओवरलैप करते हैं उनको आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करा दिया और आपको पता चल गया और किस तरीके से मैं क्या तरफ इंडिकेशन कर रहा हूँ वो भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए, मैचिंग के क्वेश्चन में भी अगर आप बायोटेक की बुक में जाएंगे, वहां पे हमने रिपेयर सिस्टम मैंने खुद पढ़ाया हुआ है, वहां पे आपको डिटेल में रिपेयर सिस्टम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये मैचिंग का ऑप्शन था, मैचिंग में आपको मिलाना था। अब ये चूंकि मैंने एक पैराग्राफ उठा दिया है एनसीईआरटी की बुक का, मिस मैच रिपेयर वहां पे दिया गया है एनसीईआरटी बायोटेक की बुक में, और मिस मैच रिपेयर में हम म्यूट एच का इस्तेमाल करते हैं या हम म्यूट जीन का इस्तेमाल करते हैं, LST ये तरीके के जो प्रोटीन होते हैं या जीन कह लीजिए वो इस्तेमाल होते हैं। तो अगर मैं मिस मैच रिपेयर को देखता हूं और मैंने एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ के गया था, तो मैंने मिस मैच रिपेयर को फोर्थ ऑप्शन से लगा दिया, सी का 4, सी का 4, सी का 4, एक ही ऑप्शन में रखा है। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी अगर आप जाते हैं वहां पे आपको एक्सीशन रिपेयर भी देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन भी वहां पे बताया गया है और रिकॉम्बिनेशन रिपेयर भी आपको बताया गया है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कहीं कोई समस्या आई? कोई समस्या नहीं आई। 880 क्वेश्चन आईडी है और फोर्थ जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन तो चैलेंज ही हो गया है क्योंकि यहाँ पे एक टाइपो एरर हुआ है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि इसमें कोई भी आंसर फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो अभी मैं उसके आंसर की तरफ नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा कि जब आप स्पेसिफिक एक्टिविटी पढ़ते हैं तो ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। और स्पेसिफिक जो आपका ये एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड बाय द एंजाइम इन द गिवन अमाउंट ऑफ द टाइम अंडर द गिवन कंडीशन पर मिलीग्राम ऑफ द प्रोटीन। यानी कि मिलीग्राम ऑफ द प्रोटीन से हम क्या करते हैं, ऊपर की वैल्यू को जो भी ये रहेगा उसको डिवाइड करना था। अब चूंकि ये इसको एक ही रेंज में लेना था, एक ही डिजिट में लेना था, जब आप इसको सॉल्व करते तो शायद ये आपका 500 के आसपास आता, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन कहानी का सारांश ये है कि इस क्वेश्चन का भी जो रेफरेंस है वो आपको एनसीईआरटी बायोटेक्नोलॉजी की बुक में दिया गया है। और हमने इसको अपने डीबीटी जेआरएफ के टाइम पर हमने जब प्रोटीन केमिस्ट्री को पढ़ाया है, जब हमने एंजाइम्स को पढ़ाया है, तो वहां पे हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी को क्या किया है, कवर किया है। ठीक, ये बात हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, एनसीईआरटी से आपका सॉल्व होगा, जेनेटिक का क्वेश्चन है। हालांकि अगर आपको क्रॉस करना आता है तो भी आप क्रॉस कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ के गए होते तो आप कैसे करते। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हीमोफीलिया कंडीशन को बताया गया है, और जब आप हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं तो ये आपके सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। दोनों का जो कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जो उनका क्रॉसिंग पैटर्न है वो सेम फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात सर। तो अगर हम कलर ब्लाइंडनेस वाले एग्जाम्पल को इसने उठाया है और हीमोफीलिया में फिट कर दिया है, अगर आप इसको सिंपल क्रॉस करेंगे तो भी आपका आंसर निकलेगा। बट अभी चूंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको मैं एनसीईआरटी की लाइन से फ्रेम करा दूं, तो अगर आप इसको समझना चाहें तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हीमोफिलिक करियर मदर मैरिड टू नॉन हीमोफिलिक हेल्दी मेल टू बियर अ हीमोफिलिक डॉटर या हीमोफिलिक सन होने की क्या संभावना है।
तो इस लाइन को जब आप पढ़ते हैं, अगर आप कलर ब्लाइंडनेस को पढ़ते हैं, द सन ऑफ ए वुमेन हु कैरीज द जीन, यानी कि अगर विमेन कैरी कर रही है तो उसमें 50% चांसेस होंगे। तो ये आपका आंसर निकल आया। हीमोफीलिया कैरियर मदर थी और सन जो होगा उसका क्या हो जाएगा भैया, 50% हो जाएगा। इसके अलावा अगली लाइन क्या कह रही है कि डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज द कैरियर और अनलेस एंड फादर इज कलर ब्लाइंड, यानी कि जब डॉटर तभी कलर ब्लाइंड होगी जब उसका पिता भी कलर ब्लाइंड होगा। तो चूंकि यहाँ पर इन्होंने जो पिता था, वो आपका जो यहाँ पे पिता था वो आपका हेल्दी मेल था, यानी कि उसमें बीमारी नहीं थी, तो यानी कि यहाँ पे डॉटर जो होगी वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, तो यानी कि 0% चांसेस हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 877 का मैं थर्ड ऑप्शन टिक कर दूंगा और ये क्वेश्चन जो होगा वो एक नीट का बच्चा भी जाके सॉल्व कर देगा। और चूंकि मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दिखा दिया, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की बात की गई थी, इन्होंने क्वेश्चन हीमोफीलिया के हिसाब से फ्रेम किया, तो दोनों पे रूल जो होगा वो सेम अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बताने का सारांश ये है, बताने का सारांश भैया ये है कि आपका जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो आपके इसी 4 लाइन से जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसको बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ उसको पढ़िए। अब अगर मैं और क्वेश्चन की तरफ आता हूं, एक क्वेश्चन और भी था, ये भी क्वेश्चन था, जब बच्चों ने देखा तो कहा कि पता नहीं क्या क्या परसेंटेज पूछ लिया। अब देखिए, ई कोलाई सेल्स में फ्रैक्शन ऑफ द वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल का क्या होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं तो वहां पे एक चार्ट दिया गया है, ये देख लीजिए, मैंने लगा दिया है कि जहां पे बायोमोलिक्यूल आपका चैप्टर होगा, प्रोटीन जहां पे शुरू होने वाला होगा उसके पहले ही ये चार्ट दिया गया है। तो किसी भी सेल में अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन का उपयोग करना होगा। एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल, तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा आपका वाटर होता है, फिर आपका प्रोटीन है 10 से 15%, फिर न्यूक्लिक एसिड है, और फिर आपका लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। अब इसी चीज को अगर आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन्होंने जो भी रेंज दी रखी है, तो यानी कि प्रोटीन सबसे ज्यादा होगा, फिर न्यूक्लिक एसिड होगा, फिर लिपिड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल को देखते हैं, जहां पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया गया है एनसीईआरटी में, अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पर एक बात कही गई है कि जो आपका ह्यूमन का एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन होता है वहां पे 52% प्रोटीन होती है और 40% लिपिड होती है। हालांकि यहाँ पे लिपिड के केस में वेरिएशन है, लेकिन अगर आपको ये डेटा याद रहता कि 52% प्रोटीन होती है, तो आप यहाँ पे 55% प्रोटीन आसानी के साथ पिक कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों क्वेश्चन को या दोनों लाइन को जब आप मिलाते हैं तो आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि या तो फिर आप डेटा याद रखिए। अब डेटा हो सकता है कि आपको कोई बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ोगे, या कहीं से अपने मन से बना के दे दिया, तो अपने मन से वो क्वेश्चन नहीं बनाया है, उसने इन्हीं जो आपके एनसीईआरटी की बुक है वहीं से उठाया है, इन दोनों पैराग्राफ को मिक्स किया है, एक परसेंटेज का रेंज किया है, और जो कि निश्चित है कि ये आपका परसेंटेज ऐसा नहीं कुछ हवा में दे दिया है, परसेंटेज इसी के आसपास होता है। और बट आपको ट्रैक करने का तरीका मैंने बताया, अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी कि प्रोटीन 55%, न्यूक्लिक एसिड 23% और लिपिड जो होगा वो मेरा 9% हो जाएगा। 8886 जो होगा वो क्वेश्चन आईडी होगी और थर्ड जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, डार्विन साहब वाला भी जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे ये भी समझ में आया कि ये भी तो क्वेश्चन हम इवोल्यूशन एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। अब हो सकता है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे सब ना पता हो, लेकिन मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो वहां पे 2 पैराग्राफ दिए गए थे, डार्विन साहब ने बताए थे कि द फिटनेस जो होता है अकॉर्डिंग टू द डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, hence those who are better fit in the environment leave more progeny than others, these therefore will survive करते हैं and hence are selected by the nature। इसी तरीके का लाइन यहाँ पे दिया गया, ओनली सम सर्वाइव करेंगे, ग्रो करेंगे, मतलब वो कंपटीशन भी करेंगे, ठीक है, और जो उसमें बढ़िया होगा वो ग्रो करेगा, ठीक है। ये देख लो, लाइन लिखी गई है, विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर ए फ्यू, एडाप्टेड टू हैबिटेट बेटर विल एनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव मोर प्रोजेनी को बनाएंगे। तो क्वेश्चन में एक लाइन जब आप पढ़ते हैं तो कह रहा है कि पेरेंट्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द करंट जनरेशन। नहीं भैया, यहाँ तो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर तो ये बात ही की गई है डार्विन साहब ने, यहाँ पे तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कर रहे हैं कि भैया जो बढ़िया होगा, जो तंदुरुस्त होगा, जो रिसोर्सेस को अच्छे से कंज्यूम करेगा या उसका इस्तेमाल करेगा, वो वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो यानी कि रैंडम तो नहीं हो रहा है ना, उसमें तो भाई जो बढ़िया प्रोजनी होगा वही सर्वाइव करेगा।
तो यानी कि जो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे रैंडम नहीं होता है, यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके का रैंडम प्रोसेस नहीं है, वहाँ पे एक तरीके का सिलेक्शन है। जो बढ़िया रिप्रोडक्टिव फिटनेस जिसकी बढ़िया होगी वो सर्वाइव करेगा। तो यानी कि मुझे इनकरेक्ट ढूंढना था और इनकरेक्ट 8773 जो होगा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो यानी कि मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ के गया था और मैंने ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दिया। ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में पूछा गया, द फॉरएवर केमिकल यूज इन द नॉन स्टिक कुकवेयर। अब ये भी आपसे आया कि भैया ये तो क्वेश्चन सीएसआईआर में कभी नहीं आया, लेकिन इसके लिए क्या है, ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जहां पे जब आप पॉलीमर चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन मिलता है जिसको हम टेफ्लॉन बोलते हैं। टेफ्लॉन के बारे में ये दिया गया है और यहाँ पे यूज के फॉर्म में दिया गया है मेकिंग ऑयल सील्स गैस्केट एंड आल्सो यूज्ड इन द नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, यानी कि बर्तन बनाने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन वही पूछा गया है, नॉन स्टिक वर्ड है तो हम क्या लगा सकते हैं, पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से सॉल्व हो जाएगा। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज यूज्ड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस टू डिटेक्ट द रिस्क इन द न्यूबॉर्न, यानी कि आरएच फैक्टर का हम इस्तेमाल न्यूबॉर्न में कौन सी डिजीज को चेक करने के लिए करते हैं। तो चूंकि आरएच ग्रुप की बात आती है तो एरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस पूरा ब्लड सर्कुलेटरी इस चैप्टर में दिया गया है। क्या कहानी होती है, इस पैराग्राफ को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम केवल आपको एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन दिखा रहे हैं, उस उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जब हम आरएच निगेटिव वाली पूरी कहानी पढ़ते हैं तो वहां के लास्ट में एक लाइन दी गई है, दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड हैव सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, यानी कि बच्चों में जॉन्डिस हो सकता है, सीवियर अनीमिया हो सकता है और इस कंडीशन को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन में मुझे अनीमिया यहां देखने को मिल रहा है, हीमोलिटिक अनीमिया पे मैं टिक कर दूंगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट। अब इसमें भी अगर आप जाते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन को लेके दिया गया है और पेंटोज फॉस्फेट को लेके दिया गया है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे एनसीईआरटी की एक लाइन है कि ये लाइन में यहाँ पे मेंशन है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे विच इज द सोर्स ऑफ द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट NADPH फॉर द फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस या न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। तो यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से मुझे NADPH जनरेट होता है, ना कि एटीपी जनरेट होती है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जनरेट NADPH, तो ये गलत होता है क्योंकि NADPH आपका पेंटोज फॉस्फेट से जनरेट होता है और बीटा ऑक्सीडेशन से आपका NADH जनरेट होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन भी हमने एनसीईआरटी की मदद से सॉल्व कर लिया, यानी कि एनसीईआरटी की बायोटेक्नोलॉजी की बुक में पढ़ के गया था जहां से मेरा ये क्वेश्चन लग गया और आपको भी आइडिया लगेगा। देखो ना, सिंपल सा क्वेश्चन, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एक स्टेटमेंट कहां से उठाया इसने, जो एग्जामिनर था उसने एनसीईआरटी की बुक को अपना रेफरेंस माना और उसी को उठा के यहाँ पे क्वेश्चन को उसने फ्रेम कर दिया। ठीक, अब इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ जाएं, अब देखिए ये तो हमारे बी वाले हो गए। अब सी में भी मुझे कुछ क्वेश्चन दिखे जिसको मैं एनसीईआरटी की बुक से कोरिलेट करूंगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द जॉन्डिस से एसोसिएटेड नहीं है। अब जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे जॉन्डिस डिजीज आती है। जॉन्डिस में आपका लीवर अफेक्टेड होता है, स्किन एंड आई येलो हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट। अब बाइल पिगमेंट की वजह से होता है और इसी जब डाइजेशन को आप पढ़ते हैं तो वहां पे जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं ना कि वहां पे क्या क्या डाइजेशन होता है, तो वहां पे एक लाइन आती है कि आपका जो बाइल पिगमेंट क्या होता है, तो बाइल पिगमेंट आपका बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन होता है। तो यानी कि बाइल पिगमेंट का डिपोजिट हो रहा है, यानी कि बिलिरुबिन जो हो रहा है वो एक्युमुलेट हो रहा है, तो यानी कि उसका ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है। तो मुझसे नॉट पूछा था और मैंने चौथा ऑप्शन टिक किया, 8980 था और क्वेश्चन आईडी का आंसर 4 था और मेरे को 4 नंबर ये सेक्शन सी में आसानी से मिल गए। मुझे दुनियादारी नहीं पता थी कि हीमोलिसिस हो रहा है कि ब्लॉकेज हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर हमने एनसीईआरटी पढ़ा, हमने उसको एक अपनी नॉलेज को जो हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं बिना कॉम्प्लेक्स किए हुए चीज़ों को हमने पढ़ा था और हमने उसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया और हो सकता है एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को वहीं से फ्रेम किया हो दोनों लाइन को जोड़ के। तो ये मैंने आपको सॉल्व करा दिया। इसके बाद 4 नंबर में आपका हार्मोन्स का क्वेश्चन है, ये भी अगर आप बहुत देखेंगे तो आपको हार्मोन्स चैप्टर में मिल जाएगा। ये मैंने लगा दिया है कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो होता है ये आपके 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, बहुत बार हमने पढ़ाया, ऑक्सीटोसिन वासोप्रेसिन हमारे हार्मोन्स का पूरा चैप्टर है।
इसको तो मैंने बहुत बार रटवाया है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन को आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मिला देना है, सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में रखा है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन एक और मैचिंग का आसान क्वेश्चन। ये भी अमाइनो एसिड का बेसिक कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में आपको डायग्राम मिलेगा। सिस्टीन में क्या होता है, आपका सल्फर ग्रुप होता है, तो सिस्टीन को आप सल्फाइड्रिल ग्रुप से मिला दीजिए। सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में रखा है, 4 नंबर आपके पास आ गए, ठीक है। इसके बाद एक और इंडिकेशन, चूंकि मैं सारी चीजों को समेट रहा हूं, एनसीईआरटी से कोरिलेट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन जो आपकी बार सीएसआईआर में पूछा गया है, ये कभी भी सीएसआईआर में नहीं आया है, और ऐसा क्वेश्चन आपको डीबीटी जेआरएफ में देखने को मिलता है, जो कि इनका बहुत ही पेट क्वेश्चन है। मतलब इसके बिना डीबीटी जेआरएफ का पेपर ही नहीं बनता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए जो हमारी एक सीरीज है, अगर आप नए जुड़े हैं, लक्ष्य डीबीटी जेआरएफ के नाम से सीरीज है, जहां पे हमने लगभग, मतलब उस पर्टिकुलर वीडियो पे मैंने आपको ये कैलकुलेशन सिखाई है, लगभग 13,000 व्यूज उस पर्टिकुलर वीडियो पे है, जाके देखिएगा। लगभग 7-8 वीडियो पड़े हैं जहां पे हमने मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक से वर्किंग सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, उन सब चीज़ों में हमने वहाँ पे चर्चा किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा। इससे हमारा ये कहने का अर्थ है कि आपका जो डीबीटी के जो आपके पीवाईक्यूज हैं, उनको भी आपको साइमल्टेनियस देखना है। यानी कि अब आप किसी चीज से बच नहीं सकते हैं कि अब डीबीटी का एग्जाम सीएसआईआर से मैच हो गया है, तो अब हमें डीबीटी के पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करने हैं, या अगर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो मेरा काम चल जाएगा। बल्कि मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ कि चूंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, आप पीएचडी करेंगे, और पीएचडी करेंगे तो जाके सबसे पहले कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं कर देंगे। सबसे पहले जाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे, तो सबसे पहले आपको बफर बनाना होगा, सबसे पहले आपको पीएच मेंटेन करना होगा, सबसे पहले आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो ये चीज़ आपको आना भी चाहिए। तो इसको एज अ बर्डन मत लीजिए कि सीएसआईआर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, या मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो ये सब चक्कर में मत पड़िए। इन सब चीज़ों को सीखिए, और जो कि बेसिक मैथमेटिकल फिनोमेना अप्लाई होता है, हमने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको जरूर वॉच आउट करिएगा। तो कुल मिला के अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चे जो कि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, डीबीटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो लगभग 50 क्वेश्चन, मैं कहूंगा कि 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर केवल केवल एनसीईआरटी बेस्ड पे था। अगर आप उसको देखना चाहें तो अगर ये 4 नंबर का अगर आप जोड़ दें, या अगर आप इसको नहीं भी जोड़ना चाहते हैं, तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, ठीक है। सेक्शन सी में आपको 12 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं, तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है, देखते जाइए, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10, 11, 12, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, यानी कि पार्ट बी में आपके 16 क्वेश्चन, ठीक है। और इधर मैंने आपको सेक्शन ए में आपको मैंने 2 क्वेश्चन डिट्टो दिखाए, तो यानी कि आपके कितने हो गए, 16 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यानी कि 18 क्वेश्चन। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 36 नंबर। और चूंकि वहां पे 3 क्वेश्चन मैंने वो दिखाया आपको, तो 36 में 12 जोड़ दीजिए, 48, यानी कि लगभग 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके एनसीईआरटी बेस से था। और डीबीटी का वो 4 नंबर जोड़ दीजिए, तो आपका ये 52 हो गया। तो ये आपका एक पहला सेशन था। बाकी मुझे और क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं और आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बस ये कह सकते हैं कि जो आपका एक वीडियो था, ये आपके लिए एक आई ओपनर था कि भाई अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है, एक आपको बेहतर कंसेप्ट क्लियर करना है, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। और इस बार अब इतने पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं अब लगभग यहाँ पे 16, 2, 18, और कह सकते हैं कि लगभग 20-22 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, जो सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो मैं अब इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भैया आपका जो क्वेश्चन पेपर था, वो सीएसआईआर के एग्जाम में एनसीईआरटी बायोलॉजी को फ्रेम करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे अभी बहुत कह सकते हैं, बहुत क्या, अभी किसी का भी दिमाग इस तरफ गया ही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज को मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया है, अब आप इसको स्वीकार करिए। अब इसी तर्ज पे अपनी पढ़ाई को इनहेंस करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, जिससे भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि आप
इसी पर्टिकुलर चैनल को ज्वाइन करिए। लेकिन एक बताने का उद्देश्य है कि अगर आप एक एनसीईआरटी बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और चूंकि इसी को मैं बहुत बेस मानता हूँ, मेरे चैनल पे जो भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं वो पहले मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पे डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेंगे। ठीक है? तो आशा है कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने हित मित्रों में इसको ज़रूर साझा करिएगा, ताकि उनको भी ये बात पता चल सके कि क्या सीएसआईआर का पेपर अब एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। ठीक है? तो अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको ज़रूर साझा करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।